अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमने केमिस्ट्री करना है और केमिस्ट्री में हमें टॉपिक एटम्स करना है, जो कि केमिस्ट्री की स्टार्टिंग है, केमिस्ट्री की बिगनिंग है, केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो हम एटम से आज इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स बिगिन। जी, तो सबसे पहले हम एटम की एक बेसिक सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे सामने लिख भी दी है। ठीक है, तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कि एक एलिमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम हो गया, उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, टाइनी पार्टिकल्स जो हैं, वो दरअसल एटम है। ठीक है, ये एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन थी। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो एक टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे पार्टिकल लिख दिया। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो दरअसल एटम्स होते हैं। अच्छा जी, सो मैंने यहाँ पे कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम लिख दिए। ठीक है, तो ये 3 टाइप के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, जो कि पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नीचे एक टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक कॉलम में पार्टिकल्स, एक कॉलम में उसके रिलेटिव मासेस और एक कॉलम में उसके रिलेटिव चार्जेस लिखे हुए हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है उसका रिलेटिव मास 0 होता है, जबकि रिलेटिव और उसका रिलेटिव चार्ज माइनस का होता है। ठीक है, जबकि प्रोटॉन्स जो हैं उनका रिलेटिव मास 1 होता है। ठीक है, और उनका रिलेटिव चार्ज प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रॉन का जो है उनका रिलेटिव मास भी 1 होता है, लेकिन उनका रिलेटिव चार्ज न्यूट्रल होता है। ठीक है जी, तो अब आपने इस टेबल को याद कैसे रखना है। ठीक है, इनके रिलेटिव चार्जेस आप कैसे याद रखेंगे। ठीक है, रिलेटिव मास को याद रखने का ये तरीका है कि भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 1-1 है। ठीक है, एक ही चीज़ है इलेक्ट्रॉन जो कि 0 है, तो आप इलेक्ट्रॉन का 0 याद कर लें, बाकी के 1-1 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 0 है, बाकी सारे 1-1 है, इस तरह से आप याद कर लें। ठीक है, इसके अलावा इनके रिलेटिव चार्जेस आप कैसे याद रखेंगे। न्यूट्रॉन का काफ़ी आसान है। न्यूट्रॉन के शुरू के 5 वर्ड्स, 5 लेटर्स, 5 अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, NEUTR, और न्यूट्रल के भी NEUTR। तो आप इस तरह से न्यूट्रॉन का याद कर सकते हैं। प्रोटॉन को आप पॉजिटिव से कंपेयर कर लें। ठीक है, कि P से पॉजिटिव, P से प्रोटॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन में चूँकि कुछ भी नहीं है, तो आप इसको ऐसे बोल लें कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने भी याद किया था, आप भी इसको आसानी से याद कर लें। जी, तो मैंने यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ें लिखी हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मैंने एलिमेंट लिया है X। ये है पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट। ठीक है, अब आप लोगों ने यकीनन देखा होगा कि जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट होता है उसके ऊपर एक नंबर होता है और उसके नीचे भी एक नंबर होता है। ठीक है, ये सब आपने देखा है। ठीक है, तो उसके ऊपर वाला नंबर और उसके नीचे वाला नंबर बेसिकली होते क्या हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट लिया है X, उसके ऊपर भी एक नंबर है और उसके नीचे भी एक नंबर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो उसके ऊपर वाला जो नंबर होगा वो होगा उसका एटॉमिक मास, और जो उसके नीचे वाला नंबर होगा वो होगा उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, इस चीज़ को आपको रट्टा लगाना है, क्योंकि इस चीज़ को याद करने का मेरे पास भी कोई शॉर्टकट, कोई तरीका, कोई हिंट नहीं थी। ठीक है, तो ऊपर वाला मास होगा, नीचे वाला नंबर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, बेसिकली ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है उसकी एक मैंने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, दिस इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मतलब कि जो सम का मतलब होता है वो होता है प्लस। ठीक है, सो दिस इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब ये कि आपको अगर एटॉमिक मास चाहिए तो आप उसके प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन्स को आपस में ऐड कर देंगे, तो आपके पास एटॉमिक मास निकल कर आ जाएगा। सही है, एंड एटॉमिक मास इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर A। ठीक है जी, अच्छा, एटॉमिक नंबर, दिस इज़ द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स
इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर Z। ठीक है, मतलब कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने नीचे एक एग्जांपल लिए कैल्शियम की। ठीक है, उसका ऊपर वाला जो नंबर है वो है 40, नीचे वाला नंबर है वो है 20। ठीक है, अब एटॉमिक मास जो है उसका वो एटॉमिक नंबर से बड़ा है। सही है, तो एटॉमिक मास हमेशा एटॉमिक नंबर से बड़ा होता है। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो बड़ा नंबर है ना, ऊपर वाला जो बड़ा नंबर है वो उसका एटॉमिक मास है, जो बड़ा नंबर है। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसका कैल्शियम का 40 एटॉमिक मास है, नीचे वाला नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा, साइड पे लिखा है कि कैल्शियम में 20 प्रोटॉन्स है, 20 इलेक्ट्रॉन्स है। अब न्यूट्रॉन्स कितने? बहुत सारे लोग कंसिडर करते हैं कि एटॉमिक मास जो है वो न्यूट्रॉन्स है, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं शुरू में। ठीक है, लेकिन नहीं, आप एटॉमिक मास की डेफिनेशन पढ़ो। एटॉमिक मास क्या कह रहा है? दिस इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब कि आपको अगर एटॉमिक मास चाहिए तो आपके पास न्यूट्रॉन्स का होना लाजमी है। ठीक है, एटॉमिक मास जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। ठीक है, तो अगर हम इसका एक फार्मूला बनाएं तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा ना, Z+N। क्यों? जो ये ए है ये तो एटॉमिक मास है, ये तो हमें मालूम करना है। ठीक है, जो ये Z है वो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्यों है? क्योंकि आपको प्रोटॉन से उसको प्लस करवाना है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? दिस इज़ द सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो Z जो हो गया वो हो गया प्रोटॉन्स। ठीक है, और न्यूट्रॉन का N सिंबल होता है। ठीक है, अब हमें न्यूट्रॉन्स को मालूम करना है, तो न्यूट्रॉन को मैं सब्जेक्ट बना लेता हूँ, Z उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? A-Z। ठीक है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर हो जाएगा, क्योंकि देखें जो एटॉमिक मास है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर A, जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर Z। ठीक है, तो अब हम कैल्शियम का न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, 40 इसका एटॉमिक मास है, 20 इसका एटॉमिक नंबर है। न्यूट्रॉन का जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो होंगे 20। ठीक है जी, तो ये एक छोटा सा मोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मुझे आप लोगों को समझाना था। ठीक है, और ये होगा 20 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब मैं आप लोगों को फिर से समराइज़ कर देता हूँ कि मैंने अभी तक पूरे पेज पे जो मैंने इतना कुछ लिखा है बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे। मैं आपको अब ये पूरा एक शॉर्ट करके बता देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं जी। तो एटम्स इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट का जो टाइनी पार्टिकल होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो होता है एटम। ठीक है, देयर आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, जो कि 3 है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव, प्रोटॉन का जो होता है वो होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का जो होता है वो होता है न्यूट्रल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास होता है वो होता है 0, प्रोटॉन्स का जो रिलेटिव मास होता है वो होता है 1, और न्यूट्रॉन का भी 1 होता है। ठीक है जी, मैंने नीचे एक फिर एलिमेंट लिया है जो कि X है, उसका ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर होता क्या है मैंने ये बताया है। उसका ऊपर वाला नंबर होता है उसका एटॉमिक मास, और उसका नीचे वाला नंबर जो होता है वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब ये एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर ये क्या होता है ये मैंने नीचे बताया था। एटॉमिक मास जो होता है वो होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और ये इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर A। जबकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर Z। ठीक है, फिर मैंने उसके बाद नीचे एक एग्जांपल करवाई थी कैल्शियम की। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 और उसका एटॉमिक नंबर होता है 20। एटॉमिक मास हमेशा एटॉमिक नंबर से बड़ा होगा एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स है उसमें एटॉमिक मास
ज़्यादा होता है एटॉमिक नंबर से, ठीक है जी। तो ये याद रखना है, एटॉमिक मास इज़ ऑलवेज बिगर देन एटॉमिक नंबर एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन, ठीक है जी। अच्छा, मैंने क्या कहा था, एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब कि जो इसका कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, वो 20 जो है वो प्रोटॉन्स भी हैं और 20 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। अब नीचे मैंने एक फार्मूला बनाया था, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। नीचे मैंने एक फार्मूला बनाया था एटॉमिक मास को मालूम करने का, ठीक है। एटॉमिक मास को मालूम करने का मैंने एक फार्मूला बनाया था, ठीक है। एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ए, और उसको अगर एटॉमिक मास चाहिए तो आपके पास प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को ऐड करना होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फार्मूला जो बनाया था वो कह रहे हैं ए इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन, वेयर ए इज़ एटॉमिक मास, एन इज़ न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर इज़ जेड, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्यों लिया, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स भी हैं, ठीक है जी। अब हमने फिर न्यूट्रॉन्स को मालूम करना था, कैल्शियम के न्यूट्रॉन्स को, तो हमने फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज किया और हम z को उधर ले गए, जिसकी वजह से z जो है वो नेगेटिव हो गया, और हमने एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से माइनस करवा दिया, जिसकी वजह से हमारे पास न्यूट्रॉन आ गया। तो न्यूट्रॉन अगर आपको मालूम करना है तो आपको एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, तब जाके आपके पास न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो अभी तक हमने इस पेज में सिर्फ यही सीखा है जी। तो अब मैंने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वर्ड लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको बज़ाहिर तो ये देख के थोड़ा सा डर लगा होगा कि भाई ये क्या सीन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, काफ़ी इजी चीज़ है ये, ठीक है। नाम से थोड़ा सा ये डरावना लगता है लेकिन है नहीं उतना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, ठीक है जी, इट इज़ द अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ electrons, not particles. It is the arrangement of electrons, ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं आपको एक मुद्दे की बात बता रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है जानना, ठीक है। ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ, ठीक है। सॉरी, न्यूक्लियस it contains protons and neutrons, ठीक है जी। न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। बचा क्या, इलेक्ट्रॉन्स, वो बेचारा बच गया, ठीक है। वो अब इलेक्ट्रॉन भाई साहब क्या करते हैं कि वो बाहर अपनी दुनिया में मगन है, ठीक है। वो जो यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ इस तरह का सीन हो रहा है कि भाई एक सर्कल है, उसके बाद दूसरा सर्कल है, फिर तीसरा सर्कल है, फिर चौथा सर्कल है, ठीक है। तो अब ये यहीं पे सीन है, ठीक है ना। इट इज़ जस्ट लाइक अ सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम में जो सेंटर में चीज़ होती है वो होता है सन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपके पास सेंटर में जो चीज़ होती है वो होती है न्यूक्लियस, ठीक है। सोलर सिस्टम में आपके पास जो डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, वो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। सेम फॉर न्यूक्लियस ऑल्सो, ठीक है, कि भाई न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल सन हो गया, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द
घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने चीज़ बनाई है, ठीक है ना। सबसे पहले अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ। ये जो चीज़ है, ये जो डॉट है, ये है इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स। मुझे लगा मैं गलत लिख रहा हूँ। तो ये जो न्यूक्लियस के जो बाहर वाली चीज़ है, ठीक है, जो कि उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, वो है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, ठीक है। जो ये चीज़ मैंने बनाई है ना, ये है शेल डायग्राम। ये है शेल डायग्राम। पेपर में आपको शेल डायग्राम बोलेंगे कि आप इस एलिमेंट का शेल डायग्राम बनाओ, उस एलिमेंट का शेल डायग्राम बनाओ। तो आपने दरअसल यही चीज़ बनानी है, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट सेम तो ये नहीं बनाना, लेकिन मैं आपको अभी एग्जांपल्स करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये तो एक बेसिक सा मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है कि जो शेल डायग्राम होते हैं उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस के जो बाहर वाली चीज़ होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इर्द गिर्द न्यूक्लियस के चक्कर काट रहे होते हैं। जैसे होते हैं ना मक्का में खाने काबा के इर्द गिर्द हम लोग तवाफ़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हम पूरा घूम रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं 7 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे होते हैं, सर्कल में ये घूम रहे होते हैं, ठीक है। और ये घूमते जाते हैं, ये रुकते नहीं हैं, ठीक है ना। जैसे कि खाने काबा के पास मक्का में क्या होता है, हम लोग सिर्फ 7 बार घूमते हैं, ठीक है ना। 7 बार हम लोग तवाफ़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे इनका ये सिस्टम नहीं है, यहाँ पे ये लोग परमानेंटली घूम रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपसे कहेगा कि भाईजान यू हैव टू मेक द शेल डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन है ये, मेक द शेल डायग्राम, make the shell diagram of calcium, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे बनाएंगे मैं अब ये बताऊंगा जी। तो मैंने यहाँ पे कैल्शियम के प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लिख लिए हैं, ठीक है। और अब इनका शेल डायग्राम हमने बनाना है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। आपको ये रट्टा लगा लें या याद कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। आपने ये कुछ अल्फ़ाबेट्स याद करने, KLM और N, ठीक है। आपने ये कुछ अल्फ़ाबेट्स याद करने, KLMN, ठीक है। K हमेशा 2 होता है, L जो होता है वो हमेशा 8 होता है, M भी 8 होता है, N भी 8 होता है, और उसके बाद जितनी भी चीज़ें होंगी वो 8 8 8 8 होती रहेंगी। सिर्फ हमारे पास K है जो कि 2 है, ठीक है। अब ये मैंने पढ़ाया क्या है आपको, यह आपको समझ तो नहीं आया होगा बिल्कुल भी, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा कि मैंने ये जो KLMN जो पढ़ाया है मैंने, ये है क्या, ठीक है ना। दरअसल ये इससे शेल डायग्राम से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को शेल डायग्राम बना के दिखा दूँ, ठीक है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप न्यूक्लियस बना लें, ठीक है। सबसे पहले आप न्यूक्लियस बना लें। न्यूट्रॉन भी 20 है, थोड़ी सी जगह कम है, ठीक है। सो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बल्कि मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ना, जी मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब बहुत जगह है, ठीक है। अच्छा जी, तो जो ये है ये हो गए प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू 20 एंड न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 20। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हो गया, मतलब कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब आपने एक और सर्कल बना लेना है, ठीक है। अब आपने एक और सर्कल अच्छे से बना लेना है, सफाई से थोड़ा सा काम करना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपने किया क्या है,
क्योंकि अगर एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके नंबर ही काट देगा, ठीक है, तो फिर फ़ायदा क्या। अच्छा जी, अब मैं ये KLMN का कॉन्सेप्ट पढ़ाने लगा हूँ, ठीक है। हमारे पास कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 20 होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का काम हो गया, अब इलेक्ट्रॉन्स का काम है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 20 होते हैं, ठीक है जी। मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है जी। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो ये मोटी मोटी चीज़ें होती हैं ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बाहर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिर्फ 2। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ दैट फर्स्ट शेल इज़ इक्वल्स टू K, ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ। ये हो गया फर्स्ट शेल, ठीक है। फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अगर आपने 3 डाल दिए, 4 डाल दिए, 5 डाल दिए, मतलब कि 2 से ऊपर के आपने इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में डाल दिए, तो एग्जामिनर उधर ही वो क्वेश्चन काट देगा, आपका 0 दे देगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली चीज़ है, ठीक है, कि आपने न्यूक्लियस पहले बना लिया, उसके बाद आपने फर्स्ट शेल जो बनाया, ठीक है, उसमें आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही डालेंगे, ठीक है। आप 2 से ज़्यादा नहीं डाल सकते, ठीक है। आई होप ये समझ में आ चुका है। अच्छा, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है जी। जी, तो मैंने इसको नीचे कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में आपके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये एक और मैंने सर्कल बना लिया, ठीक है। इसमें अब आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अरे यार नहीं करो, जी, इसमें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नॉट एक, इट्स 8, ठीक है जी। तो अब हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो ये हो गए 10, ठीक है। और अभी हमें और भी बनाने हैं शेल्स टू कंप्लीट द इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे आपने उसको कंप्लीट करना है। पहले शेल में आपके पास जो सीन है वो है कि आपके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरे वाले में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आप ज़रूर याद कर लें, ठीक है। रट्टा लगा सकते हैं तो रट्टा लगा लें, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो M है ये है थर्ड शेल, इसमें भी आपके पास 8 ही आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो N है ये है फोर्थ शेल, जिसमें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सिर्फ फर्स्ट शेल ऐसा है कि ऐसा है जिसमें आपके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बाकी सब में 8 आएंगे, ठीक है जी। अब ये मैं एक और सर्कल बना लेता हूँ जी। तो ये एक और सर्कल मैंने बना लिया है। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉन्स डाल देता हूँ, 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। तो ये हो गए, पहले 10 थे, अब 8 हो गए, तो 18 हो गए, 2 बाकी हैं, ठीक है जी। तो ये एक और सर्कल मैंने बना लिया, और ये अब हो गया 1 और 2, तो ये हो गए 20 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को एक थोड़े से अभी आप लोग, मुझे लगता है कि थोड़े से अभी अनक्लियर होंगे, जो मुझे लगता है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे आप लोग देखें KLMN, ठीक है। K में तो आपके पास 2 है, L में आपके पास 8 है, M में आपके पास 8 है, ठीक है, लेकिन N में आपके पास सिर्फ 2 है। तो भाई ये जो
2 और ये जो बाकी मैंने 8 लिखे हैं, जो नंबर्स मैंने लिखे हैं इनके सामने, ये जो KLMN के सामने जो नंबर लिखे हैं, ये बेसिकली लिमिट है, ठीक है। ये बेसिकली इट इज़ अ लिमिट कि आपको एक्सीड नहीं करना इनसे, आपने इससे एक्सीड नहीं करना, इसी के अंदर रहना है, ठीक है। जो K के पास है वो है 2 की लिमिट, कि आपके पास सिर्फ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि सेकंड शेल L में आपके पास 8 की कैपेसिटी है, उसके बाद थर्ड शेल M में आपके पास 8 की कैपेसिटी है, और फोर्थ शेल में भी आपके पास 8 की कैपेसिटी है, उसके बाद भी सो ऑन आपके पास आता रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने एक काम करवाया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे एक और एलिमेंट ले लिया है, O, ऑक्सीजन, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास है 16 और एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज़ द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो मतलब कि ऑक्सीजन के जो प्रोटॉन्स हैं वो है 8, इलेक्ट्रॉन्स भी 8, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने M क्यों लिख दिया, इलेक्ट्रॉन्स जी। 16 माइनस 8 विल गिव 8, सो 8 न्यूट्रॉन भी हो गए, ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं मेक द शेल डायग्राम, ठीक है, मेक द शेल डायग्राम, ठीक है जी। सो आपने सबसे पहले न्यूक्लियस बना लेना है, ठीक है। आपने सबसे पहले न्यूक्लियस बना लेना है और जी सफाई से काम करना है। प्रोटॉन है 8, न्यूट्रॉन भी है 8, ठीक है जी। अब आपने ये बनाने इलेक्ट्रॉन्स, अब आपने शो करने, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन का क्या सीन है, पहले शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है जी। दूसरे शेल में आपके पास कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास टोटल कितने हैं, 8 हैं, 2 तो शुरू में बना दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने बनेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। 6 बनेंगे, क्यों, क्योंकि आपने 2 ऑलरेडी बना दिए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गए, बचे 6, तो आपने सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये जो सेकंड शेल में आपने इलेक्ट्रॉन्स शो किए हैं ये लिमिट के अंदर है, तो इसमें आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको कहेगा कि भाई आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ठीक है। अब मैंने आपको ये चीज़ अब बतानी थी, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप इसको अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप इसको याद कर लें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी, मतलब कि ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का ये सिंबल इस तरह का होता है, ई स्मॉल ई होता है और इसके ऊपर माइनस की साइन होती है, ठीक है जी। तो अब ये बात कर रहे हैं कि आप आपने जो ये ऑक्सीजन के जो शेल बनाए हैं, अब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं हमें, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएं कि आपने इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से अरेंज किया। तो आप फिर अब ये करेंगे, K2 ऊपर यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ पे L6 लिख देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट K जो है ये फर्स्ट शेल है, L जो है वो सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन शो किए और L में आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स शो किए। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। अब मैं आप लोगों को इस पूरे पेज का एक रिव्यू देने लगा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसको ज़रा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा कर दो साइड पे, अभी आ जाओ शेल डायग्राम पे।
शेल डायग्राम का क्या सीन है भाई कि आपके पास एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर आपके पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स, जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे होते हैं। ठीक है, नीचे पर हमने एक मिसाल की थी कैल्शियम की। ठीक है, कि कैल्शियम का आप शेल डायग्राम बताएं। ठीक है, सबसे पहले मैंने कैल्शियम का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने न्यूक्लियस बनाया। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी थी KLMN। ठीक है, तो जो K होता है वो होता है फर्स्ट शेल जो होता है, ठीक है, जिसकी लिमिट जो होती है वो 2 होती है, कि मतलब आप यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही डाल सकते हैं। जो L होता है वो होता है सेकंड शेल, जो M होता है थर्ड शेल, जो N होता है वो होता है फोर्थ शेल, और बाकी सब की लिमिट होती है 8, कि आप 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। KLMN, ठीक है, ये होता है इनके अंदर, मतलब कि ये बेसिकली लिमिट होती है। ठीक है, कि आपको कितनी लिमिट के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स को डालना है। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट शेल में आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, सेकंड शेल में आप सिर्फ 8 डाल सकते हैं या 8 से नीचे। ठीक है, थर्ड शेल में भी आप 8 इलेक्ट्रॉन्स या 8 से नीचे, फोर्थ में भी आप 8 या 8 से नीचे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसके शेल बनाया, शेल डायग्राम बनाई। ठीक है, उसके बाद एक और हमने एग्जांपल ली थी ऑक्सीजन की। सेम मैंने वही किया, सबसे पहले मैंने इनका प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकाल लिए। उसके बाद फिर सबसे पहले मैंने न्यूक्लियस बना लिया। न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में होता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले न्यूक्लियस बनाना है। आपको अगर याद ना हो तो आप इसको सोलर सिस्टम के थ्रू से याद कर सकते हैं कि सोलर सिस्टम में आपके पास जो सन होता है वो सेंटर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस सन के बराबर है, तो वो सेंटर में ही होगा। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब फिर इसके बाद ये कह रहा था क्वेश्चन कि भाई आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं हमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें आपके पास आपको वही लिमिट्स में आपको चीज़ें शो करनी होती हैं। जैसे कि मैंने पहले क्या किया, फर्स्ट शेल का मैंने बता दिया कि जो K है, जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो है 2। जो सेकंड शेल है L, उसके अंदर है इलेक्ट्रॉन 6। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी शो कर दी। ठीक है, सो बस आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, कल हम थोड़ा सा आयंस देख लेंगे और थोड़ी सी और इसकी चीज़ें बाकी हैं वो देख लेंगे। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है जो भी। आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, इतना बोलना पड़ता है, इसके अलावा फिर थोड़ा सा इसको एडिट भी करना पड़ता है। ठीक है, और आपको समझ में आए इस तरह से समझाना पड़ता है। तो ये लगता आसान होगा लेकिन उतना है नहीं। ठीक है, सो मेहनत करता हूँ मैं। ठीक है, और आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। कल हम इसकी बकिया चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह ये टॉपिक हम ख़त्म कर देंगे। कोशिश करूँगा कि मैं इसको कल ख़त्म कर दूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।